प्रोबेबिलिटी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझने से पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, तो वो आपको पहले जरूरी है सीखना। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो कैसे देखनी है, हम आपको बता देते हैं। देखो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ना, यूट्यूब पे जाके ये सर्च कर लो, पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करना, ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे। देखो होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। देखो ये प्लेलिस्ट सबसे, देखो प्रोबेबिलिटी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो तो सीखना जरूरी है। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है। उसके बाद ये प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी की। इस प्लेलिस्ट में क्लास 11th की भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये पहले 7 लेक्चर, देखो 5, 6 और ये 7, हाँ ये पहले 7 लेक्चर जो हैं वो किसके ऊपर है, क्लास 11th पे, ठीक है। और क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी यहां से स्टार्ट होती है 8th लेक्चर से। 8 और 9 लेक्चर, ये दोनों लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो ये देखने के बाद ये देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, देखो आपने लास्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ऑफ ए इधर ले आओ, तो ये बनेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी बाय, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसी को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब इसमें ना 2-3 चीजें समझ लो, ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देते हैं। देखो जैसे यहां पे प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी दोनों एक साथ अकर करने चाहिए। प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी अकर्स टुगेदर, बोथ ए एंड बी अकर्स टुगेदर, दोनों एक साथ क्या करने चाहिए, अकर करने चाहिए। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ आने चाहिए। जैसे ये देखो, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, समझ गए। और फिर हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। देखो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना जरूरी है क्योंकि उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का मतलब होता है कि आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, जब ए पहले से हो चुका है, ठीक है। जब ए पहले से क्या हो गया, हो चुका है। अब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम करेंगे पीवाईक्यूज, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर जनरल फॉर्म कर लेते हैं, फिर एक ये कर लेते हैं, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद ना पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया यहां से, 2024 में पूछेंगे क्योंकि 25 में ज्यादा क्वेश्चन बेस थ्योरम के ऊपर थे, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन, अर्न मतलब बैग, एक बैग है, एन अर्न कंटेन्स, ये मान लो बैग है, इसके अंदर 10 ब्लैक्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स है, 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल्स है। 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement। आपको इसमें से 2 बॉल्स निकालने हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट समझते हो, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे इसमें 15 बॉल्स है, 15 बॉल्स है ना, 15 में से आपने एक निकाला, अब आपने उसको साइड में रख देना है। जो दूसरा बॉल है वो कितनों में से निकालोगे, 14 में से, है ना। 15 थे ना, 15 में से एक निकाला, अब इसको साइड पे रख दिया, जो भी आया, अब पीछे बचेंगे 14।
दूसरा बॉल आपको 14 में से निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज व्हाइट। कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पहली बॉल है वो ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी बॉल है व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ए को मान लो ब्लैक और बी को मान लो व्हाइट। आपको क्या निकालना है, बीच में इनके क्या है, इंटरसेक्शन। एंड होता है इंटरसेक्शन, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी पे क्या फॉर्मूला आपके सामने देखा, ये देखो प्रोबेबिलिटी बी ए इंटू बी बाय, तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। ए क्या है, ए है कि आपको ब्लैक बॉल निकालनी है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, मतलब एक ब्लैक बॉल निकालनी है। इसमें से एक ब्लैक बॉल निकालो, 10 में से एक निकालो, 10C1, 10 में से एक निकाली और टोटल भी निकालनी होती है, टोटल में से भी एक निकालनी है, 15 में से एक निकालो, 15C1 इनटू, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। देखो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो चुका है। ए में क्या हुआ, ए में आपने एक ब्लैक बॉल निकाल दिया, अब यहां पे ब्लैक बॉल कितनी बची है, यहां पे 10 बची है क्योंकि एक आप निकाल चुके हो। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी क्या, व्हाइट बॉल, बी क्या था, सेकंड बॉल इज व्हाइट। अब इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालो, एक व्हाइट बॉल निकाल लो, 5 में से एक निकाली और टोटल कितनी है, 9 + 5 14, 14C1, तो ये बना 10/15, 5/14, ये इससे काट लो, ये इससे काट लो, तो ये बचा 5/21। आराम से देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसकी जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं एक बार, जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो जैसे अभी आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय, है ना। इसी तरह अगर आपको मान लो 3 हो जाए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाए, तो फिर क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो चुका है। इसका मतलब क्या है, सी बाय ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए और बी दोनों हो चुके हैं। चाहे लिखना तो लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करना है व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी अकर। इसका मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो ऐसा हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 4 हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी बाय ए इंटू सी बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटू डी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इन तीनों का तो मतलब बता दिया। इसका मतलब है कि डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए बी सी तीनों हो चुके हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, देखो एक क्वेश्चन है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 3 कार्ड्स निकालने हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने 52 में से 3 कार्ड निकालने हैं, 52 में से आपने एक निकाला, ठीक है, अब दूसरा कार्ड आपको 51 में से निकालना है और तीसरा कार्ड आपको 50 में से निकालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, 52 में से एक निकाला, 3 निकालने ना, एक ही करके निकालने, 52 में से एक निकाला, 51 में से एक निकाला, फिर 50 में से एक निकाला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कहता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर जैक क्वीन एंड किंग। कहता है कि जो पहला कार्ड निकाल रहे हो वो जैक होना चाहिए,
दूसरा कार्ड क्वीन होनी चाहिए, तीसरा कार्ड किंग होना चाहिए। ठीक है, तो ए हो गया, फर्स्ट कार्ड इज जैक, बी हो गया, सेकंड कार्ड इज किंग, नहीं सेकंड कार्ड इज क्वीन, सेकंड कार्ड इज क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज किंग। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए क्या, ए है, प्रोबेबिलिटी ए निकालने जा रहे हैं। ए है जैक, जैक होते हैं 4, तो 4 में से एक निकालना है, 4C1, और टोटल कितने हैं, टोटल 52 है, 52 में से एक कार्ड निकालना है, 52C1 इनटू, अब क्वीन निकालनी है, दूसरा कार्ड क्वीन निकालनी, क्वीन भी 4 होती हैं, 4 में से एक निकालना है, तो 4C1। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का मतलब है बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो चुका है। ए में आपने एक जैक निकाल दिया है, तो यहां पे कितने रह जाएंगे, अब 51 रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने तो जैक निकाला ना, क्वीन तो 4 ही रहेंगी, 4 में से एक निकालना है, 4C1 अपॉन 51C1। अब सी बाय ए इंटरसेक्शन बी, सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए और बी हो चुका है। ए में क्या हुआ, आपने एक जैक निकाला, बी क्या हुआ, बी में आपने एक क्वीन निकाली, तो 2 कम हो गए, अब यहां पे कितने बचेंगे, 50। ठीक है, अब आपको सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सी क्या है, सी है किंग, किंग भी 4 होते हैं, और 4 में से एक निकालना है, तो 4C1, और टोटल कितने बचे, टोटल बचे 50, 50 में से एक निकाल लो, 50C1 को, इसको कैलकुलेट कर लो, 4/52 इंटू 4/51 इंटू 4/50, जो भी आएगा देख लो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो अभी तक हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहां पे लगता है, जहां पे आपका केस विद रिप्लेसमेंट हो, विद रिप्लेसमेंट में लगता है इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे मान लो यही पहला क्वेश्चन है, यहां पे विदाउट की जगह विद आ जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो विद रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको जैसे अभी आपने लिखा ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय। ठीक है, इसमें जो इंडिपेंडेंट में होता है ना, वो बी बाय ए क्या होता है, बी बाय ए बेसिकली यहां पे बी होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ये अभी एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल से समझ आ जाएगा। इसको बोलते हैं, अगर ए और बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उनको एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी लिखना है। इंटरसेक्शन को क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, सेम क्वेश्चन है जो आपने पहला क्वेश्चन किया। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक व्हाइट बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other with replacement। एक बैग के अंदर 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, आपको कोई 2 बॉल्स निकालने हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट। देखो ये बैग है, इस बैग के अंदर 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट है, आपको इसमें से कोई 2 बॉल्स निकालने हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि जैसे आपके पास टोटल कितने बॉल थे, 15, 15 में से आपने कोई एक निकाला, 15 में से आपको 2 निकालने हैं, पहले 15 में से एक निकालो, निकाला
अब इस बार विद रिप्लेसमेंट है, ये बॉल वापस बैग में डाल देना है, उसमें साइड में रखना था, इसमें ये बॉल वापस बैग में डाल देना है। तो अब दूसरा बॉल कितनों में से निकालना है? दूसरा भी 15 में से निकालना है। समझ आया? तो इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, इस वाले ने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। पहला बॉल 15 में से निकाला, वो बॉल जो निकाला वो वापस बैग में डाला, फिर दूसरा बॉल भी 15 में से निकालना, ये है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड? तो पहला ब्लैक होना चाहिए और दूसरा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या? ए इंटरसेक्शन बी। देखो अभी तक आप ये लगाते थे ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय, सुनना ध्यान से, ठीक है, यही मान के चलो यही करते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या? पहला ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कितने? 10 में से एक निकालना है, तो 10C1 15C1। अब आपको बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बी बाय ए क्या? बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब ए हो चुका है। ए में क्या किया आपने? एक ब्लैक बॉल निकाला, वापस इसमें डाल दिया, तो कोई फर्क पड़ा? तो इसलिए आप इसको बी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए से कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ इसको, क्योंकि आपने जो बॉल निकाला वापस बैग के अंदर डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ा उससे। तो अब आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी क्या? व्हाइट बॉल, सेकंड बॉल व्हाइट होना चाहिए, तो एक इसमें से व्हाइट निकाल लो, तो 5 में से एक निकाल लो, और टोटल तब भी 15 बचेंगे। 10 + 5 15, तो 10 बाय 15 5 बाय 15 जो भी आएगा कैलकुलेट कर लो। देखो जी आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, बस अब क्वेश्चंस ही करने हैं। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज क्या है? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए डैश का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी नॉट ए, नॉट ए मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो इसको यहां तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद देखो ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। तो देखो जरा इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी देख लो, फिर आगे पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं। 3 पर्सन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ प्रॉब्लम। 3 लोग हैं किसी एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, समझ गए ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मैथ्स का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया 3 स्टूडेंट्स को, और तीनों को बोल रहे हैं अपनी अपनी कॉपी में अलग अलग करके सॉल्व करो विदाउट एक दूसरे की हेल्प लिए। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सॉल्व इट 1/3 1/4 1/5, 3 पर्सन को मान लो ए बी सी, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 और सी की प्रोबेबिलिटी 1/5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व इट, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी जिसमें किसी ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी नन की, नन मतलब ना ए से ए, नॉट ए को लिखते हैं ए डैश, फिर इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये समझ आया ना, क्योंकि किसी से भी नहीं निकला, तीनों में से किसी से भी नहीं निकला। अब इसको लिख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो अब इसको लिख सकते हो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश
इंटू पी ऑफ सी डैश। देखो ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी इंटू 1 माइनस पी ऑफ सी। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 और सी की प्रोबेबिलिटी 1/5। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, एन अर्न कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। आपके पास ये बैग है, इस बैग के अंदर इस बैग के अंदर 6 व्हाइट है और 9 ब्लैक है। 2 सक्सेसिव ड्रॉस, 4 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से 2 बार, पहले आपने 4 बॉल्स निकालनी है, फिर से 4 बॉल्स निकालनी है। समझ आया? मतलब जैसे ये कितनी है, 15 बॉल्स हैं, 15 में से आपने कोई 4 बॉल्स निकाली है ना, ये 15 बॉल्स हैं, 15 में से आपने 4 निकाली। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर से आपको 4 बॉल निकालनी है, लेकिन हमने 15 में से 4 निकाल दी है, वो 4 साइड पे रख दो। पीछे कितनी बची, 11। अब आपको 11 में से 4 निकालनी है। समझ आया? 15 में से 4 निकाली, 4 को साइड में रखा, दूसरी बार भी 4 बॉल्स निकालनी है, वो 11 में से निकालोगे। अब ये बोलते हैं probability that first draw gives all white balls and second draws give all black balls। देखो कहता है कि पहली बार में चारों की चारों ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, व्हाइट बॉल्स आनी चाहिए। पहले आपको 4 व्हाइट बॉल्स निकालनी है और फिर आपको दूसरे केस में 4 ब्लैक बॉल्स निकालनी है। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट है और बीच में एंड दिया हुआ है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो देख के पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है ना। तो अब लगाओ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाई, ये लगा दो। देखो ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए क्या, 4 व्हाइट बॉल्स, 6 में से 4 व्हाइट बॉल्स निकालो तो क्या बनेगा, 6c4। टोटल कितनी है, 9 + 6 15, 15c4। 15 में से भी 4 निकालनी है इनटू, अब b बाई ए का मतलब है b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब a हो चुका है। a में आपने 4 व्हाइट बॉल्स निकाल दी हैं, अब यहां पे 2 व्हाइट बॉल्स बचेंगी, अब 2 व्हाइट बॉल्स बची हैं। अब b की प्रोबेबिलिटी निकालो, b क्या, 4 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, इसमें से 4 ब्लैक बॉल्स निकाल लो, तो 9 में से 4 निकालो और टोटल कितनी है, 9 और 2 11, 11c4। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3/715। सॉल्व करने वाला काम तुम्हारा रहा। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 marbles are drawn in succession from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue, 15 oranges marbles with replacement। इस बार with replacement है तो समझ आ गया, लगेगा इंडिपेंडेंट वाला केस। देखो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 रेड मार्बल्स हैं, 30 वाइट है, 30 वाइट, 20 ब्लू और 15 ऑरेंजेस। ठीक है, आपको इसमें से कोई दो मार्बल्स निकालनी है, 2 मार्बल्स निकालनी है, 2 ही निकालनी है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विद रिप्लेसमेंट। देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन मार्बल इज रेड, पहली जो निकालनी है फर्स्ट वाली, फर्स्ट रेड निकालनी है। ठीक है, एंड सेकंड मार्बल इज व्हाइट, और सेकंड जो निकालनी है व्हाइट निकालनी है। ठीक है, और बीच में इसके इंटरसेक्शन है।
तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब विद रिप्लेसमेंट है तो ये केस बनेगा पी ए इंटू पी बी। देखो आपको दो दो मार्बल्स निकालनी है, पहली निकालनी है रेड, तो कोई एक रेड निकालो, 10 में से एक रेड निकाल लो, तो क्या बनेगा 10C1 और टोटल कितनी है 10, 40, 60 और 15, 75C1 इनटू, अब बी की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाइड निकालनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कम तो होगी नहीं कोई, अब एक वाइड निकाल लो, 30 में से कोई एक, 30C1 और 70, टोटल 75 है, 10/75, 30/75, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 25 से, 5 6 30, 25 है ना। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या 75 कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर है 5 6 30, ये हमने गलत कर दिया ना। ये बना 10/75, 30/75, 5 2 10, 5 15 होता है, 15 2 4/75। चलो देखो इसको, ये भी हो गया, देखो इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, लेट 2 डाइस फेंकने इंडिपेंडेंटली, ठीक है, 2 डाइस को फेंकना है, ये 2 डाइस फेंके, ठीक है, एक ऐसे फेंका एक ऐसे फेंका, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर अपेयर ऑन द सेकेंड डाई। कहता है कि जो ए है, ए ने 2 डाइस को फेंका, ठीक है, उसका जो पहले डाइस का नंबर है वो दूसरे डाइस से कम आना चाहिए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देखो ए ले लो, ए का नंबर दूसरे डाइस से कम आना चाहिए, तो कैसा ले सकते हो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से 3 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 5 4 6, इसी तरह 5 6, बस इतने ही होंगे। तो कितने हैं देखो, काउंट कर लो, ये ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36, टोटल 2 डाइस में 36 होते हैं। अब दूसरा केस देखो, बी पढ़ो, बी क्या लिखा हुआ है, बी बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन एंड दैट ऑन द सेकेंड डाई इज ऑड, मतलब पहले में इवन और दूसरे में ऑड होना चाहिए, ठीक है, तो 2 1 2 3 2 5, देखो पहले में इवन दूसरे में ऑड, फिर 4 1 4 3 4 5, फिर 6 1 6 3 6 5, देख लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 36। अब आ जाओ आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसके बाद यहां से सी बी दिया हुआ है, सी बी द इवेंट दैट नंबर अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई इज ऑड एंड सेकंड इज इवन, पहले में ऑड होना चाहिए और दूसरे में इवन होना चाहिए, तो क्या होगा 1 2 3 2 5 2, फिर नेक्स्ट इसका उल्टा करते जाओ, 1 4 3 4 5 4 1 4 3 4 5 4, फिर 1 6 3 6 5 6, कितने हो गए ये हो जाएंगे 9 बाई, ये भी 9 ही होंगे, 9/36,
ठीक है, अब क्या क्या बोला, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। देखो पहला पार्ट चेक कर रहे हैं, बी और सी इंडिपेंडेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी होना चाहिए। तो पहले तो दोनों में इंटरसेक्शन देखो क्या, बी और सी में क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, पाई हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो ये बना 0, और बी की प्रोबेबिलिटी थी 9/36 और इसकी भी थी 9/36, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो ये वाला नहीं है। दूसरा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए। चेक करो क्या ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कुछ कॉमन है, 2 1 2 3 2 5, देखो ये 2 3 तो सामने दिख रहा है ना, 2 3 तो सामने दिख रहा है, तो 5 तो नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं हुआ, सेकंड वाला भी नहीं हुआ। तीसरा चेक करते हैं, तीसरे में लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करो, 6 होना चाहिए। तो देखो पहले इन दोनों का यूनियन कर लो, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन कर लो सी के साथ। देखो इन दो, इसका तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। देखो जैसे 1 2 1 2 1 4 1 4 1 6 1 6, ये लिखो 1 2 1 4 1 6, ये 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो 3 4, ये 3 4 हो गया। नेक्स्ट देखो 3 6, ये 3 6 हो गया, और लास्ट 5 6 भी हो गया। तो कौन कौन सा कौन सा बोला, 3 6 5 6 और 3 4, 3 4 3 6 और 5 6, है ना, 3 4 3 6 5 6, कितने हैं ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने, 6 है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, इसको टिक कर लो, 6, ये आंसर हो जाएगा सी। डी वाला भी नहीं होगा, क्यों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ए में 15, बी में 6, सी में 6, देखो ए में 15 थे, बी में 9 थे और सी में भी 9 थे, तो इसलिए डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 2p, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, आपको p की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए और b दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, a की प्रोबेबिलिटी p है, b की प्रोबेबिलिटी 2p है, आपको p की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ a एंड b अकर, एग्जैक्टली 1 a एंड b अकर इज इक्वल टू 5/9। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ए अक्कर करना चाहिए, बी नहीं करना चाहिए, मतलब ए बी नहीं, बी ए नहीं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ए अक्कर करना चाहिए लेकिन नॉट बी, बी को लिख दो बी, नॉट बी को लिखो बी डैश, और या ऐसा होना चाहिए कि बी अक्कर करना चाहिए, ए नहीं करना चाहिए, तो नॉट ए डैश, और को आप प्लस बी लिख सकते हो, समझ गए ना ये क्या हुआ। इसका मतलब है कि ए अकर कर रहा है, बी नहीं कर रहा, या बी करेगा ए नहीं करेगा। अब ये इंडिपेंडेंट का केस है, अगर ये इंडिपेंडेंट का केस है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी ए डैश इज इक्वल टू 5/9। ए की प्रोबेबिलिटी पी, बी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी 2p, 1 माइनस 2p, बी की प्रोबेबिलिटी p, ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी p, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के p की वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा p माइनस 2p स्क्वायर, p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9,
ये बनेगा 2p माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। ये बनेगा 18p माइनस 27p स्क्वायर इक्वल टू 5। इन सबको उस तरफ ले जाओ। 27p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5। 27 इंटू 5 ठीक लिखा ना हमने, 2p 18p हो गया और 27p स्क्वायर। तो 27 इंटू 5 कितना होता है? 270, 135। एक सेकेंड रुक जाओ, 5/9 ही था ना ये। p2 माइनस 2p माइनस 3p स्क्वायर। 9 2 18, 9 3 27। ठीक क्या? एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं वहां पे 5/9 है कि कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर ही कौन सा? 8 है। हाँ ठीक नहीं, 5/9। अच्छा हमने एक गड़बड़ की ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी बी था, बी की प्रोबेबिलिटी 2p थी। यहाँ ठीक करना, ये 2 है, ये 2p है। 2p ये बनेगा 2p माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 3p माइनस 4p स्क्वायर। ये बन जाएगा 27p माइनस 36p स्क्वायर इक्वल टू 5। 36p स्क्वायर माइनस 27p इक्वल टू -5। 36 इंटू 5 180। इसको मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। तो कौन से नंबर है? 2। 15 इंटू 12 180 होता है। तो 36p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकाल लो 3। यहां बचेगा 12p माइनस 5। ठीक है, और ये प्लस 5 था, यहां इस तरफ लेके गए थे प्लस था। -1 कॉमन, 12p माइनस 5। यहां से p की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 5/12 और एक आएगी 1/3। तो बड़ा कौन सा इनमें से? इनमें से बड़ा ये है, लार्जेस्ट निकालना है। तो लार्जेस्ट हो गया ये 5/12। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये लार्जेस्ट है। देखो इसको, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ द पर्सन ए एंड बी इंडिपेंडेंटली टॉसेस 3 फेयर कॉइन। फेयर का मतलब होता है सिंगल कॉइन। दो लोग हैं ए और बी, ये क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया, पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया। एक कॉइन को 3 बार किया, मतलब ए ने पहली बार कॉइन टॉस किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। इसी तरह बी ने भी 3 बार कॉइन टॉस किया। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम गेट द सेम नंबर ऑफ हेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का नंबर ऑफ हेड सेम आने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के सेम नंबर ऑफ हेड कब कब आ सकते हैं? या तो दोनों के 3 हेड आ जाए, है ना। एक केस ये हो सकता है दोनों के 3 हेड आ जाए। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों के 2 हेड आ जाए, सेम नंबर ऑफ हेड, यही हो सकता है। तीसरा केस कि दोनों का 1 हेड आ जाए, क्योंकि 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, या तीनों बार हेड ना आए, कोई भी हेड ना आए। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, पहले इसकी निकालो। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कितनी बार आया? एक बार, इंटू 8। 8 क्यों? क्योंकि एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस 8 होते हैं। ठीक है, इसका भी 1/8। अब दूसरा केस प्लस, दूसरा केस ले रहे हैं। देखो इसमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? HHT, HTH, THHH। ठीक है, तो 1 2 3, 3/8, और इसके भी सेम 3/8 प्लस तीसरा केस। इसमें क्या क्या बन सकता है? HTT, THT या TTH। तो 1 2 3, इसके भी 3 केसेस और उसके भी 3 केसेस। और लास्ट वाले का, लास्ट में कोई भी हेड नहीं आया, तो इसमें तीनों टेल आए, तो ये एक ही केस बना, 1/8 इंटू 1/8।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5/64 होगा। 5/64 होगा, कितना होगा, 9, 9 9 जा 18, 18 18 और 20 है ना, 20/64, 20/64। इसको डिवाइड करोगे 4 के टेबल से तो 5/8, 5/8 आंसर। ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ईसी डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए। ईसी डिनोट मतलब ईसी को आप लिख सकते हो नॉट ई। इसका मतलब होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब ये है। ठीक है, E1 E2 E3 बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गए ना कि प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू E2, E2 इंटरसेक्शन E3 E2 इंटू E3, ये मतलब है। तो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ग्रेटर देन 0, आपको ये निकालना है। ठीक है, इक्वल टू 0 आपको ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी E2 का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे कॉम्प्लीमेंट को ना हम डैश से डिनोट कर रहे हैं, डैश लिख रहे हैं, E3 डैश बाय E1। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्रोबेबिलिटी A बाय B को लिख दो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसको लिखो, देखो क्या करना है, ऊपर वालों का दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, E2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E1 और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी E1। ठीक है, अब देखो, देखो ध्यान से देखना, पहले हम ये लिख रहे हैं E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे डी मॉर्गन्स ला लेता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बनेगा E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3 का होल डैश। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास हो ना ए इंटरसेक्शन बी डैश, आप इसको ए माइनस बी लिख सकते हो, तो आप इसको लिख दो E1 माइनस E2, ठीक है ना, E2 यूनियन E3। देखो यही सेम किया, तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी E1 माइनस E2 यूनियन E3 अपॉन E1। ठीक है, अब देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी A माइनस बी निकालनी हो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ सब कुछ, प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये लिखना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इधर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है E1 और इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। देखो दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3, हमने दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, अपॉन में प्रोबेबिलिटी E1। इसको लिखो प्रोबेबिलिटी E1 माइनस, इसको अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E3, हमने अलग अलग कर दिया, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E3। अब ये बन रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B लगाओ, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये लगाओ इस पे, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 माइनस, इसके नीचे E1 भी था, ठीक है, ये भी लिख देना E1। अच्छा अब इसको A पढ़ो, इसको B पढ़ो, ये लगा दो, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3
माइनस प्रोबेबिलिटी, देखो आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन करना है। देखो E1 ए इंटरसेक्शन बी, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E3, यही है ना। इन सबका इंटरसेक्शन करना है। यहां पे 2 बार E1 आ रहा है तो ये बनेगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। ठीक है, तो इसको लिख दो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और डिवाइड में E1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या करो, लिखो प्रोबेबिलिटी E1 माइनस, देखो ये E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस ये भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट बोले हुए हैं, P1 इंटू PE3 और ये माइनस माइनस प्लस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये जीरो दिया तो ये जीरो हो गया। और PE1 इसके नीचे भी रख लो, इसके नीचे भी रख लो, इसके नीचे भी रख लो, तो ये गया 1। ठीक है, तो बचा 1 माइनस PE2 माइनस PE3, 1 माइनस PE2 माइनस PE3, इसको लिखो 1 माइनस PE3 माइनस PE2। देखो प्रोबेबिलिटी नॉट ए को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, ये बनता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E3 को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी E3 का कॉम्प्लीमेंट। और आप चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन है, ये डी। देखो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी बी 1/6 है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला पार्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालो। इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3, 1/3 है नहीं। दूसरा प्रोबेबिलिटी ए बाय बी डैश, इस पे भी लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डैश। देखो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश, हमने लास्ट क्लास में सिखाया था। ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी बी ए डैश को आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो ए की प्रोबेबिलिटी पहले तो इसको भी तोड़ दो, इंटरसेक्शन को लिख दो प्रोबेबिलिटी ए इंटू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनकी वैल्यू डाल दो यहां पे, बस इसमें से प्रोबेबिलिटी ए कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कैंसिल ही हो गया। और ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई 1/3, तो ये करेक्ट हो जाए। देखो इसको, ये हो गया आंसर। अगला देखो, 4% कैन हिट अ टारगेट विद प्रोबेबिलिटी। मान लो कि 4% है जो टारगेट को हिट कर रहे हैं, वो ABCD मान लो। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी की प्रोबेबिलिटी 1/4, डी की प्रोबेबिलिटी 1/8।
4% can hit a target if all hit at the target independently, और सारे के सारे टारगेट को हिट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट, कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब चारों के चारों टारगेट को हिट कर रहे हैं तो टारगेट हिट होगा। अब यहां पे ये तो नहीं बोला ना कि कौन हिट करेगा, वो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ए और बी भी कर सकते हैं, दोनों बी और सी भी कर सकते हैं, सी और ए भी कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली यहां पे क्या करना है, टारगेट हिट, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए निकालना हो ना, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश, ए डैश मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ठीक है। तो आप इसको लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसका नॉट कर दो, नॉट मतलब इन सब का डैश कर दो, ठीक है। अब इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन डी डैश। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टारगेट इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट होता है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी सी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी डी डैश। ए डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ए डैश की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए करके, ठीक है। तो इसको लिखो 1 माइनस पी ऑफ ए दिया हुआ 1/2, बी डैश को लिखो 1 माइनस पी ऑफ बी 1/3, फिर 1 माइनस पी ऑफ सी 1/4 और 1 माइनस पी ऑफ डी 1/8। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 25/32, चेक कर लो 25/32 आपका आंसर होना चाहिए। देखो जी ये भी हो गया। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है, अभी हमने क्वेश्चन किया, ये देखो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पे ई कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था। देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय सी, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका जो आंसर आता है ना वो आता है प्रोबेबिलिटी ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी बी डैश, ये आता है सी, ठीक है। अगला, लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ई एंड एफ हैपेंस, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ दिया 1/12, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ई नॉर एफ हैपन, ना तो ई होना चाहिए ना तो एफ, मतलब नॉट ई, नॉट ई को कैसे लिखते हैं ई डैश, फिर नॉट एफ, यहां पे नॉर है, नॉर क्या बनता है, नॉर बनता है नॉट प्लस और, आपने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा, नॉट प्लस और एंड होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और एफ भी नहीं करता तो एफ डैश 1/2, ठीक है। आपको निकालना है देन अ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो पहले तो इस पे आ जाओ, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट का केस दिया हुआ है, ई इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इसी तरह ये भी इंडिपेंडेंट का केस है, तो इसको लिख दो प्रोबेबिलिटी ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी एफ डैश इक्वल टू 1/2, ई डैश को लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ई की, ई को एक्स मान लो,
और इसको y मान लो। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 1/12। यहां से सॉल्व कर लो, इसको कितना बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 1/12 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम, ये बनेगा 7/12, है ना, 7/12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बस यहां से, फिर दोनों को डिवाइड कर लेना। y को लिखो 7/12 माइनस एक्स, इसमें डाल दो वैल्यू, एक्स वाई दिया हुआ 1/12 के बराबर, x इंटू 7/12 माइनस एक्स इंटू 1/12, इसका एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम, 7 माइनस 12x इज इक्वल टू 1/12, 7x माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर लो, 4 और 3, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x आएगा, एक तो 1/4 आएगा और एक 1/3 आएगा, 1/4 और 1/3, है ना, 1/4 और 1/3। अब y निकाल लो, इसमें डालो वैल्यू, यहां पे 7/12 माइनस 1/4 कितना होगा, 12 एलसीएम कितना गया ये, 12, 4, 3, 4/12, है ना, 1/3, और फिर इसी तरह y निकाल लो, 7/12 माइनस 1/3, 12 एलसीएम, 7 माइनस 4, 1/4। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। पहला केस लो, पहले केस में 1/4 और 1/3 ले लो, 1/4 और 1/3 ये बनेगा 3/4, और दूसरे केस में E की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/4 ये बनेगा 4/3। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो जी, ये भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। 3 person PQR independently try to hit a target if the probability of their hitting the target, इसको 3% की प्रोबेबिलिटी दी है, देखो P की प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर उसके बाद Q की प्रोबेबिलिटी 1/2 और R की प्रोबेबिलिटी 5/8। ठीक है, क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय P और Q, और होता है यूनियन P और Q बट नॉट R, कहता है कि P और Q दोनों ने टारगेट को हिट किया लेकिन इसने नहीं किया, R ने नहीं किया, नॉट R, इसको लिख दो इंटरसेक्शन R डैश। ये केस इंडिपेंडेंट का है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो P यूनियन Q इंटू प्रोबेबिलिटी P R डैश, इस पे यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, उसको स्मॉल p कर दो, प्रोबेबिलिटी P प्लस प्रोबेबिलिटी Q माइनस प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, और इसको लिख दो 1 माइनस PR। अब ये केस इंडिपेंडेंट क्या है, तो इसको भी तोड़ के लिख दो प्रोबेबिलिटी P इंटू प्रोबेबिलिटी R, बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 3/4, 1/2, 3/4 इंटू 1/2, और ये दिया हुआ 1 माइनस 5/8। ठीक है, सॉल्व कर लो, देख लो कितना आंसर आता है, सॉल्व कर लेना इसको, इसका शायद से 21/64 आता है। ठीक है, 21/64 आंसर हो, चेक कर लेना। चलो जी, अगला
नेक्स्ट, let two fair six face dice A and B be thrown, मतलब समझ गए ना, फेयर डाइस मतलब दो सिंगल डाइस जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 2 बार टॉस किया, उसको एक को ए बोला, एक डाइस का नाम ए है और एक डाइस का नाम बी है। E1 be the event dice shows A, E1 is the event dice A show 4। देखो यहां पे E1 दिया हुआ है कि डाइस में 4 आना चाहिए, इसमें 4 आना चाहिए, इसमें कुछ भी आए, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है E2 is the event, E2 is the event dice B shows 2। अब B में 2 आना चाहिए, A में कुछ भी आए, ठीक है। तो दूसरा वाला A है, ये इसमें देखो, इसमें कुछ भी आए, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2। तीसरा E3 is the event sum of number on both dice is odd, मतलब ये कहता है कि E3 के जब आप दोनों डाइस का सम करो तो ऑड आना चाहिए। तो जैसे 1 से शुरू करो, 1-1 नहीं, 1-2, इनका सम E1 आएगा, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 और, ठीक है। फिर 2-1 ऑड आना चाहिए ना, 2-2 नहीं, 2-3, 2-4 नहीं, 2-5, एक इवन रख लो, एक ऑड रख लो। फिर 3 में 3-1 नहीं, 3-1 में इवन आ जाएगा, 3-2, 3-4, 3-6, इसी तरह 5-1 नहीं, 4-1, 4-3, 4-5, ठीक है। फिर 5 में 5-2, 5-4, 5-6 और फिर 6-1, 6-3, 6-5। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? E1 और E3 इंडिपेंडेंट, पहले तो E1 और E3 में कॉमन देखो क्या दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो आप चेक कर ही लोगे, हम सीधा आपको ऑप्शन बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा E1, E2, E3 आर नॉट, इसका ऑप्शन क्या है, 1/6, 1/6, इसका ऑप्शन है ए, नहीं ए नहीं, E1, E2, 1/6, ये ऑप्शन है, E1, E2 आर इंडिपेंडेंट, ये सी, ठीक है। आगे तो चेक आप कर ही लोगे इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, देखो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का डैश दिया हुआ है, ए डैश को आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसको ना ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये दिया हुआ है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 1 में से 1/6 क्या, 5/6, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है, इसको भी 1 माइनस पी ऑफ ए कर लो, 1 माइनस पी ऑफ ए, ये बनेगा 3/4, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इससे ये इंडिपेंडेंट भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ इंडिपेंडेंट, अच्छा इसने पूछा हुआ क्या इंडिपेंडेंट है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यूनियन का फॉर्मूला लगा के बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की वैल्यू दी है 5/6, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी की निकालनी है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4, सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा 5/6 माइनस 2/4, ये 1/2 हो गया, तो ये बनेगा 6 एलसीएम, इधर तो 5 ही आएगा, इधर कितना आ जाएगा 3, 1/2, 1/3, ठीक है। अब चेक करो इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, 3/4 इंटू 1/3,
1/4। क्या ये इंटरसेक्शन के बराबर है? हाँ, इंटरसेक्शन के बराबर है ना, तो इंडिपेंडेंट तो हो गया। अब दूसरा इसने पूछा है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली नॉट, देखो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3/4, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल ना हो ना, तो उसको नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको ये प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर जब 11th का पढ़ाया था उसमें बताया था। इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है जब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, नॉट इक्वली होता है जब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर ना हो। ठीक है, लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, ये नहीं, दो बचे हैं, इसको भी देख लो। Given two independent events, probability that exactly one of them occurs, exactly one of them मतलब या A occur करना चाहिए, B नहीं करना चाहिए, या B करना चाहिए, A नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। And the probability none of them occur, दोनों में से कोई भी occur नहीं करना चाहिए, ना A ना B, A dash intersection B dash। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट का केस दिया हुआ। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर प्रोबेबल, मतलब मोर प्रोबेबल मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी या बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, ये पूछा हुआ। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट खुद करोगे। देखो इसको तो लिख देना ना, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश। इसको लिख देना 1 माइनस पी ऑफ ए, इसको एक्स मान लेना। इसको लिख देना 1 माइनस पी ऑफ बी, इसको वाई मान लेना। ठीक है, और फिर यहां से भी पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस वाई, पी ऑफ बी वाई इंटू 1 माइनस एक्स। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम बता देते हैं आपको। देखो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी 4/7 और 2/7। तो सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, तो 4/7 ये आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। 2 एरोप्लेन्स 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड बॉम्ब अ टारगेट इन सक्सेशन, मतलब दो एरोप्लेन है जो क्या कर रहे हैं, किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्कोरिंग अ हिट करेक्टली 0.3 and 0.2। देखो इसको ए और बी मान लो। टारगेट को हिट करने की पहले एरोप्लेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 और दूसरे एरोप्लेन की टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2। ठीक है, समझ गए ना, दो एरोप्लेन है, मान लो कोई दो एरोप्लेन है, उन्हें टारगेट को हिट करना है, पहले की प्रोबेबिलिटी 0.3, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.3। द सेकंड प्लेन विल बम ओनली इफ द फर्स्ट प्लेन मिसेस द टारगेट। कहता है कि अगर पहले एरोप्लेन ने टारगेट को हिट नहीं किया तो ही दूसरा प्लेन टारगेट को हिट करने जाएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकंड प्लेन। कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टारगेट को सेकंड प्लेन ने हिट किया। अगर सेकंड प्लेन ने टारगेट को हिट किया तो मतलब पहले प्लेन ने एक नहीं किया होगा, तभी तो दूसरा जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहां प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले ने नहीं किया, ए ने नहीं किया, ए ने टारगेट को हिट नहीं किया पर बी ने किया, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.7 इंटू 0.2 0.14, ये आंसर होगा। लो जी, अब इसके बाद ना इसके ऊपर ना हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर एडवांस के क्वेश्चन कराने हैं, तो कल एडवांस का लेक्चर करा के और फिर आपको होमवर्क दे देंगे इसके क्वेश्चंस का सिंगेज से, तो फिर ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब 2 टॉपिक बचे हैं इसके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा।